25 मार्च 1971 की वो रात। ढाका की हवा में एक अजीब सा डर घुला हुआ था। शहर सोया नहीं था, लेकिन जाग भी नहीं रहा था। अचानक रात लगभग 11 बजे गोलियों की आवाज गूंज उठी। टैंक सड़कों पर उतर आए। ढाका विश्वविद्यालय के हॉस्टलों को घेर लिया गया। छात्र, प्रोफेसर, आम नागरिक, किसी को नहीं बख्शा गया। ये कोई सीमा पार का युद्ध नहीं था। ये एक देश की सेना अपने ही लोगों पर टूट पड़ी थी। इस सैन्य कार्रवाई का नाम था ऑपरेशन सर्च लाइट। लेकिन उसी रात सैकड़ों किलोमीटर दूर नई दिल्ली में भी हलचल थी। वहां बंद कमरों में नक्शे फैलाए जा रहे थे। सीमाओं की रेखाओं पर उंगलियां चल रही थीं। संदेशों का आदान प्रदान हो रहा था। भारत ने अभी युद्ध की घोषणा नहीं की थी, लेकिन इतिहास की दिशा बदलने वाली तैयारी शुरू हो चुकी थी। ये कहानी सिर्फ 13 दिन के युद्ध की नहीं है। ये कहानी उस खामोश रणनीति की है जिसने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट दिया। 1947 में बना पाकिस्तान एक अजीब भौगोलिक संरचना वाला देश था। पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान दोनों के बीच लगभग 1600 किलोमीटर का भारतीय भूभाग था। पूर्वी पाकिस्तान की आबादी अधिक थी, लेकिन सत्ता, सेना, संसाधन और राजनीतिक ताकत पश्चिमी पाकिस्तान के हाथों में केंद्रित थी। भाषा अलग थी, संस्कृति अलग थी, पहचान अलग थी। पूर्वी पाकिस्तान के लोग बांग्ला बोलते थे, लेकिन सत्ता उर्दू को थोपना चाहती थी। 1952 का भाषा आंदोलन इस असंतोष की पहली बड़ी झलक था। समय बीतता गया, असंतोष बढ़ता गया। 1970 के आम चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान की आवामी लीग ने भारी बहुमत हासिल किया। उसके नेता शेख मुजीबुर रहमान थे। लोकतंत्र के नियमों के अनुसार उन्हें पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन सत्ता हस्तांतरण टाल दिया गया। पश्चिमी पाकिस्तान की सत्ता को यह स्वीकार नहीं था कि देश की बागडोर पूर्वी हिस्से के हाथ में जाए। तनाव चरम पर था और फिर 25 मार्च 1971 की रात आई, ऑपरेशन सर्च लाइट। सेना ने ढाका और अन्य शहरों में व्यापक दमन शुरू कर दिया। विश्वविद्यालयों को निशाना बनाया गया। हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग भय से घर छोड़कर भागे। शरणार्थियों की एक विशाल धारा भारत की सीमाओं की ओर बढ़ चली। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, इन राज्यों में शरणार्थी शिविर बनने लगे। ये सिर्फ मानवीय संकट नहीं था, ये भारत की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए भी गंभीर चुनौती बन चुका था। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी स्थिति को बारीकी से देख रही थीं, लेकिन इस पूरी कहानी में एक और महत्वपूर्ण नाम था आर.एन. काओ। वे भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के प्रमुख थे। रॉ को बने अभी कुछ ही वर्ष हुए थे, लेकिन अब उसके सामने एक ऐतिहासिक चुनौती थी। भारत ने तुरंत युद्ध का रास्ता नहीं चुना। इसके बजाय एक बहुस्तरीय रणनीति बनाई गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान के दमन को उजागर करना, शरणार्थियों को राहत देना और पूर्वी पाकिस्तान के भीतर उभर रहे प्रतिरोध को समर्थन देना, ये सब समानांतर रूप से चल रहा था। पूर्वी पाकिस्तान में एक प्रतिरोध बल उभर रहा था, मुक्ति बाहिनी। इसमें स्थानीय युवा, पूर्व सैनिक, छात्र और आम नागरिक शामिल थे। वे अपने अधिकार और अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे। भारत ने सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रशिक्षण शिविर स्थापित किए, गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग दी गई, संचार नेटवर्क तैयार किए गए, हथियारों की आपूर्ति की गई। ये सब आधिकारिक युद्ध से पहले हो रहा था, चुपचाप, योजनाबद्ध तरीके से। मुक्ति बाहिनी ने पाकिस्तानी सेना की आपूर्ति लाइनों को निशाना बनाना शुरू किया। पुल उड़ाए गए, रेलवे ट्रैक तोड़े गए, सैन्य ठिकानों पर छोटे छोटे हमले हुए। इससे पाकिस्तानी सेना पूर्वी पाकिस्तान में धीरे धीरे अलग थलग पड़ने लगी। पश्चिम से समर्थन पहुंचाना कठिन हो गया। ये अंदर से ढांचे को कमजोर करने की रणनीति थी। इसी बीच कूटनीतिक मोर्चे पर भी हलचल थी। इंदिरा गांधी ने कई देशों का दौरा किया। उन्होंने दुनिया को बताया कि पूर्वी पाकिस्तान में क्या हो रहा है। उस समय वैश्विक राजनीति शीत युद्ध के प्रभाव में थी। अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की ओर था, लेकिन भारत ने अगस्त 1971 में सोवियत संघ के साथ शांति और मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए। इससे अंतर्राष्ट्रीय संतुलन में बदलाव आया और भारत को रणनीतिक सुरक्षा मिली। महीनों तक तैयारी चलती रही। सीमाओं पर सेना सतर्क थी। खुफिया रिपोर्टें लगातार आ रही थीं। पूर्वी पाकिस्तान में असंतोष बढ़ता जा रहा था।
मुक्ति बाहिनी की गतिविधियां तेज हो रही थीं। फिर 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय एयरबेस पर हमला किया। अब युद्ध औपचारिक रूप से शुरू हो चुका था। भारत ने जवाबी कार्रवाई की। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध आरंभ हुआ। लेकिन पूर्वी मोर्चे पर स्थिति अलग थी। वहां पाकिस्तानी सेना पहले से थकी और अलग थलग थी। भारतीय सेना ने तेज और समन्वित अभियान शुरू किया। थल सेना, वायु सेना और नौसेना तीनों ने मिलकर बहुदिशात्मक हमला किया। मुक्ति बाहिनी पहले से सक्रिय थी और स्थानीय समर्थन उसके साथ था। भारतीय सेना ने रणनीतिक शहरों और संचार केंद्रों को निशाना बनाया। तेजी से आगे बढ़ते हुए ढाका को चारों ओर से घेर लिया गया। पाकिस्तानी सेना के पास विकल्प सीमित होते गए। पश्चिमी पाकिस्तान से कोई ठोस सहायता पहुंच पाना लगभग असंभव हो चुका था। 16 दिसंबर 1971 को ढाका के रेस कोर्स मैदान में इतिहास ने निर्णायक मोड़ लिया। पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी ने भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण किया। लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाल दिए। ये विश्व इतिहास के सबसे बड़े सैन्य आत्मसमर्पणों में से एक था। और उसी क्षण एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ, बांग्लादेश। लेकिन ये सिर्फ 13 दिनों की सैन्य जीत नहीं थी। इसके पीछे महीनों की खुफिया तैयारी, रणनीतिक धैर्य और कूटनीतिक संतुलन था। पूर्वी पाकिस्तान में जो आक्रोश था, उसे संगठित प्रतिरोध में बदलने की प्रक्रिया में खुफिया सहयोग महत्वपूर्ण था। पाकिस्तानी सेना की गतिविधियों पर नजर, स्थानीय नेटवर्क का निर्माण और समन्वित रणनीति, इन सब ने युद्ध के परिणाम को प्रभावित किया। पाकिस्तान का विभाजन अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे राजनीतिक असमानता, सांस्कृतिक भेदभाव, लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन और सैन्य बल प्रयोग की कठोर नीति थी। जब लोकतांत्रिक जनादेश को नकारा गया और दमन का रास्ता चुना गया, तब विभाजन की जमीन तैयार हो चुकी थी। 1971 का वर्ष दक्षिण एशिया के इतिहास में एक निर्णायक अध्याय बन गया। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, 3 देशों का वर्तमान नक्शा उसी वर्ष आकार में आया। ये कहानी बताती है कि कभी-कभी युद्ध सिर्फ मोर्चे पर नहीं लड़े जाते, वे सीमाओं से पहले दिमागों में, रणनीति कक्षों में और खुफिया नेटवर्क के जरिए लड़े जाते हैं। उस रात ढाका में चली गोलियों की आवाज ने सिर्फ एक शहर को नहीं झकझोरा था, उसने पूरे क्षेत्र का भविष्य बदल दिया था। और नई दिल्ली में लिए गए शांत लेकिन निर्णायक फैसलों ने उस बदलाव को दिशा दी। इतिहास अक्सर अचानक घटित होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे लंबे समय की तैयारी और परिस्थितियों की परतें होती हैं। 1971 का विभाजन भी ऐसा ही था, एक ऐसा अध्याय जहां दमन, प्रतिरोध, रणनीति और युद्ध मिलकर एक नए राष्ट्र के जन्म का कारण बने।